अब देखो, ये जो हमारे पास सीआरडी डायग्राम है, इससे स्कीमा बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मेरे पास पर्सन था, मैंने पर्सन की आईडी लिख दी, नेम लिख दी और एज लिख दी। फिर मैंने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट का आईडी और जीपीए लिखा, मतलब जो जो चीजें थी वो सारी लिख दी। एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय का आईडी और सैलरी लिखी। इन सब में ये पर्सन आईडी ये कुछ कॉमन सा नहीं लग रहा? अब देखो इन चीजों का स्कीमा कैसे बनता है। हेयर वी रिटर्न Here we write separate relations to all superclass entity and subclass entity. सबके सामने कुछ कुछ relations लिख दिए and superclass entities primary key to all subclass entity and then map them as shown above. हमने क्या करा, मैंने इसमें एक अपनी सुपर क्लास बना ली और सब क्लास बना ली। सुपर क्लास मैंने बनाई पर्सन, कोई भी स्टूडेंट होगा या कोई भी एम्प्लॉय होगा ये पर्सन के अंदर ही तो आएगा, पर्सन ही होगा। और इसमें एक मैंने की बना ली पर्सन आईडी, और उस की को कॉमन कर दिया हर किसी में। अगर मैं स्कीमा बना रही हूँ तो इसका सेट बता रही हूँ किस तरीके से किसी ईआर डायग्राम की मदद से हम स्कीमा बनाएंगे। तो पहले सुपर क्लास बना ली, सुपर क्लास की एक आईडी ले ली जिसको मैं हर किसी में कॉमन कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा स्कीमा बन गया। उसके बाद दूसरा मेथड देखो क्या होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट था, एम्प्लॉय था, यहाँ पर हियर वी डू नॉट राइट द सुपर क्लास, जरूरी नहीं सुपर क्लास लिखो, बस उसकी आईडीज ले लो, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स ले लो। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है हम सुपर क्लास लिखे, पर हमने उसकी एट्रीब्यूट ले लिया, तो ये तीसरा मेथड होता है। सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, की ले ली, तो ये तीसरा मेथड होता है स्कीमा, दूसरा मेथड होता है स्कीमा बनाने का। नो तीसरा मेथड पढ़ते हैं। पर्सन पीआईडी नेम एज सैलरी, इस तरीके से मैंने बनाया। अब यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय भी नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट अपनी सुपर की ली सुपर आईडी के साथ। मतलब स्कीमा बनाना है ईआर डायग्राम से, ईआर डायग्राम्स में सारी एंटिटीज पहचानी, उसके बाद मैंने देखा इसमें से पेरेंट कौन सा है, ठीक है। तो जो पेरेंट था उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया क्या, सुपर क्लास। एंड देन उसके लिए मैंने एक की बनाई, सुपर क्लास के लिए मैंने एक की बनाई पीआईडी, ठीक है। उसके बाद उस की को मैंने हर किसी में डाला, तो इस तरीके से मेरा एक स्कीमा बन गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ये सुपर की कौन सी ली थी वो छुपा दूं और डायरेक्ट बस उसकी, सॉरी सुपर सुपर क्लास कौन थी वो छुपा दूं, लेकिन उसकी की अपने सब क्लासेस में लगा दूं। और तीसरा मेथड है स्कीमा का कि मैं डायरेक्ट सुपर क्लास ही लिखूं और बाकी सबके attributes डाल दूं। So here we write only the superclass entity and write all the attributes which belong to the subclasses. So these are the methods by which we can make a schema. फिर फोर्थ मेथड क्या होता है, मैंने इसे क्या लिखा यहाँ पर, सुपर क्लास, उसके बाद आईडी नेम एज सैलरी ये सारी चीजें। तो हेयर इंस्टेड ऑफ पर्सन टाइप वे एक्चुअली राइट कि वो एम्प्लॉय है या वो स्टूडेंट है। मतलब थर्ड मेथड में क्या हुआ, मैंने सुपर क्लास लिखा, उसकी आईडी लिखी, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स लिख लिए। अब एट्रीब्यूट्स में हमारे पास दो थे, एक तो था एम्प्लॉय और एक था स्टूडेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय और स्टूडेंट की जगह मैंने पर्सन टाइप लिख दिया, और यहाँ पर पर्सन टाइप की जगह पर डायरेक्ट स्टूडेंट और एम्प्लॉय लिख दिया। इस चार तरीके से हम स्कीमास को बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड्स होते हैं। अब अगर मुझे हायर डिग्री के लिए मैपिंग करनी है तो कैसे करेंगे। अभी तो हमने मैपिंग की थी 1:1:1:2, लाइक थोड़ा थोड़ा सेम है, जिसमें हमें पता चलना पड़ेगा कि किसको कंबाइन करना है, किसको सेपरेटली लेना है, और स्कीमा बनाने का तरीका देख लिया। अब हमें मैपिंग देखनी है। तो अब हम पढ़ेंगे मैपिंग ऑफ हायर डिग्री रिलेशनशिप्स। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री का मतलब क्या होता है, डीबीएमएस में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मतलब होता है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट आर एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स के साथ कितनी एंटिटी टाइप्स एसोसिएट हो रही हैं, उसका मतलब होता है डिग्री। अब हायर डिग्री रिलेशनशिप्स क्या होंगे, वो डिग्रीज वो रिलेशनशिप्स जिनमें एक से ज्यादा एंटिटीज हैं, वो हायर डिग्री रिलेशनशिप होंगे। अब हमें इनको मैप करना है। तो देखो मैपिंग में हमने पढ़ा था 1:1 मैनी टू 1, ऐसे ही डिग्रीज में कितने टाइप की डिग्रीज होती है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एंड एन अरे। यूनरी मतलब ऐसे 1:1 रिलेशनशिप, बाइनरी मतलब
ये भी देखेंगे। आओ नीचे ही चलते हैं। देखो, यूनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, यूनरी मतलब डिग्री वन है, यानी कि एक रिलेशनशिप के साथ कौन सा एट्रीब्यूट कंबाइन है, एक ही एंटिटी कंबाइन है, एक रिलेशनशिप के साथ एक ही एंटिटी क्या है। जैसे स्टूडेंट अपना खुद ही से कुछ रिलेशन है, जैसे स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, ऐसे करके सपोज मैंने कोई भी एक बेसिक से बना दिया, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ मैप कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनरी डिग्री वन। उसके बाद आता है बाइनरी। बाइनरी में एक रिलेशन दो एंटिटीज के साथ मैप करेंगे, एक रिलेशनशिप दो एंटिटीज के साथ मैप करेगी। चेक करते हैं अब जल्दी। ओके, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। बाइनरी, बाइनरी का मतलब जिसकी डिग्री टू होगी। तो जैसे एक रिलेशन हो गया स्टूडेंट, और उसके साथ मैंने एक और एंटिटी ले ली आईडी। अब स्टूडेंट की अपने पास आईडी से कोई रिलेशन होगा, या तो जैसे स्टूडेंट हैव आईडी लिख देती हो, हर स्टूडेंट के पास आईडी होती है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप होगा, तो इसको हम बाइनरी बोलते हैं, यानी कि डिग्री टू। इन बाइनरी रिलेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटी और एंटिटी एसोसिएट्स, so we can say that a binary relationship exists when there are two type of entities and we call them a degree of relationship is 2। तो इसमें degree of relationship कितना हुआ, 2 हुआ। और in other words, in a relation when two entity sets are participating, then such type of relation is known as binary relationship। तो अगर तुमसे आ जाता है कि डिग्रीज बताओ, तो कौन कौन सी होती है। एक तो होगी हमारी जो अभी हमने पढ़ी थी पहले, ठीक है। एक होगी जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, यूनरी डिग्री वन, और उसके बाद होती है बाइनरी, जिसमें एक रिलेशन के साथ दो एंटिटीज आपस में कनेक्ट में है। फिर होती है टर्नरी, ये हायर डिग्रीज ऑफ एट्रीब्यूट्स वगैरह है। कौन सी होगी, इसमें मानो एक रिलेशन के साथ तीन एंटिटीज कनेक्ट है, जैसे टीचर है, कोर्स है और क्लास है, ऐसे तीन रिलेशंस कनेक्ट है। तो ये हो गई थ्री टाइप की, ठीक है। ये हो गई थर्ड टाइप की, क्या नाम है इसका, टर्नरी, ठीक है। डिग्री थ्री, तो इसमें अगर डिग्री पूछे रिलेशनशिप, तो हम देखेंगे रिलेशन की, एंड देन कितनी एंटिटीज है इसमें, टीचर है, कोर्स है और क्लास है, तीन है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई इसकी, थ्री। अब आते हैं नीचे एन। तो एन मतलब मल्टीपल, तो अगर मल्टीपल डिग्रीज है तो उसको हम एनआरई डिग्री बोलते हैं। मल्टीपल डिग्री है तो एनआरई degree। In NRE relationship, there are n types of entities that associates. So we can say that NRE relationship exists when there are n types of entities। जैसे तीन से ज्यादा होंगी तो फिर हम उसको NRE बोलते हैं। जैसे मेरे को ऐसा कुछ सपोज दे दिया डायग्राम, अब मेरे को बोला कि इसमें बताओ कि कितने लेवल्स है। तो रिलेशनशिप ये है, इसमें टीचर है, कोर्स है, लोकेशन है, क्लास है, सैलरी है, मतलब इनके रिलेशंस ये है। अब इसमें कितने हैं, तीन से ज्यादा है ना, वन टू थ्री, तो ये कौन सा हो गया, एनएरी, ठीक है। इसका लेवल क्या हो गया, एनएरी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो मैं फटाफट से रिकॉल करवा देती हूँ, हमने अभी पढ़ा क्या है, ये था क्या, एक सेकेंड देखो। ये क्या था, हमने पढ़ा था मैपिंग। मैपिंग हमने देखी थी कि अगर मेरे को किसी की मैपिंग करनी है तो मेरे पास डायग्राम दिया होगा, मैं उससे टेबल्स बनाऊंगी एंड देन टेबल्स को मर्ज कर दूंगी, हो पा रहा है तो वो सब। अब मैपिंग अगर हायर डिग्री रिलेशनशिप्स की करनी है, तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स में डिग्री पहले होता क्या है, उसकी मैपिंग तो बाद में देखेंगे, डिग्री क्या होता है। तो डिग्री वही होता है जैसे वन इज टू वन, वन इज टू वन मैपिंग होती है, और डिग्री ऑफ रिलेशन हम देखते हैं कि एक रिलेशन कितनी एंटिटी से कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अब मैं आगे देखती हूँ बाइनरी, ये हो गया टर्नरी, ये भी हो गया, चलो ये भी मैंने पढ़ा दिया। फिर आता है रिलेशनशिप्स ऑफ हायर डिग्री। अभी हमने बताया कि डिग्री हम निकालते कैसे हैं, है ना। अब उनका रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे हम, हायर डिग्रीज का। हायर डिग्री मतलब जिनमें ज्यादा हो गई, जैसे एनएरी, ये सब। तो डिग्रीज के रिलेशनशिप्स होते हैं, अब वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, ये रिलेशनशिप्स होता है डिग्रीज के। ये चीज समझो। देखो हमने पहले भी, मैंने तुम्हें ये वन टू वन, मैनी टू वन वाली चीजें बताई थी, मैपिंग बताया था। होता क्या है कि सबसे पहले ना हम डिग्री निकालते हैं। ये मेरे को एक रिलेशन दिया होगा, ये एंटिटीज होंगी। अब मैं रिलेशन और एंटिटीज के को देख के बताऊंगी उसकी डिग्री, कि ये टू डिग्री का है। टू डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, टर्नरी बोलेंगे, सॉरी टू डिग्री वाले को तो बाइनरी बोलते हैं।
हाँ वो है, ठीक है। अब मैंने ये पता कर लिया कि उसकी डिग्री क्या है, अब उसका रिलेशन बताएंगे। तो उसके अंदर उसका रिलेशन होगा 1 to 1 है, 1 to many है, या many to 1 है। मतलब ये जो एक एंटिटी है ये, और सपोज रिलेशन के अंदर एक दूसरी एंटिटी थी ये। अब ये एंटिटी इस रिलेशन से इस एंटिटी से 1 to 1 मैन, ये एंटिटी इस वाली एंटिटी से 1 to 1 मैपिंग कर रही है, 1 to many मैपिंग कर रही है, many to 1 मैपिंग कर रही है। अब आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा तुम्हें होता क्या है डिग्रीज और उसके मैपिंग्स। देखो डिग्री बताना है तो हमें देखना है कि एक रिलेशन से कितनी एंटिटीज कनेक्टेड है, और जब मैपिंग बताएंगे तो मतलब उस डिग्री के अंदर अगर रिलेशनशिप बताएंगे हायर डिग्रीज का, तो एक एंटिटी जो इस रिलेशन से कनेक्ट थी और दूसरी एंटिटी जो इससे कनेक्टेड है, दोनों के बीच का देखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझाऊंगी तो और समझ आएगा। A one-to-one relationship, one occurs of an entity relates, जैसे ये देखो ये एक एम्प्लॉय था और यहाँ पर रिलेशन है इज एलोकेटेड टू कंपनीज कार। अब अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो ये 1 to 1 हो गया एक रिलेशन के साथ, नहीं ये बाइनरी हो गया कि एक रिलेशनशिप के साथ दो एंटिटीज है, तो ये बाइनरी हो गया। अब एम्प्लॉय और कंपनी के बीच, कंपनी के कार के बीच में क्या रिलेशन है कि एक एम्प्लॉय को एक ही कार मिलेगी, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही तुम 1 to many का देख सकते हो। 1 to many में क्या हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो पहले हमने डिग्री निकाल दी कि बाइनरी है, एंड देन उसके बाद उस जो भी हमारी हायर डिग्री आई हम उसका रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब समझ आएगा। मैनी टू मैनी भी सेम ही होता है। उसके बाद आता है एग्रीग्रेशन। देखो एग्रीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंबाइन करना। एग्रीग्रेट कंबाइन हो जाएगा। सो एन ईआर डायग्राम इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन एन एंटिटी एंड अ रिलेशनशिप विच मे बी रिक्वायर्ड मोर सम सिनेरियो। देखो ईआर डायग्राम्स इतने कैपेबल नहीं होते कि वो रिलेशनशिप्स बता पाए। इन दोज केसेस a relationship with its corresponding entity is aggregated into higher level entity। देखो एग्रीगेशन क्या होता है, जब मैं एक ऐसी यूनिट बना दूं जिसके अंदर मैंने एंटिटी भी डाल दी, उसका रिलेशन भी डाल दिया, और दोबारा उसकी एंटिटी भी डाल दी, मतलब एक कंबाइंड फॉर्म में एंटिटी रिलेशन एंटिटी डायग्राम बना दिया। इसी को मैं एग्रीग्रेशन बोलती हूँ, यानी कि अ रिलेशनशिप विद इट्स कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज इज एग्रीगेटेड इनटू हायर लेवल एंटिटी। एक हायर लेवल एंटिटी बनाई जिसमें यहाँ पर एंटिटी भी है, उसका रिलेशनशिप है और एक एंटिटी है, तो ऐसे वाली चीज को हम एग्रीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक एंटिटी बनाई थी प्रोजेक्ट, और एक एंटिटी थी एम्प्लॉय। अब प्रोजेक्ट का और एम्प्लॉय का रिलेशन क्या है कि प्रोजेक्ट वर्क करता है, सॉरी एम्प्लॉय वर्क करता है प्रोजेक्ट के लिए। अब मैंने इस पूरे को एक एंटिटी एज्यूम कर ली, तो इसको मैं बोलूंगी एग्रीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि एज्यूम कर ली। अब जो भी इसको मैं एकदम नॉर्मल ऐड करूंगी, मानूंगी एक ही यूनिट की तरह, एंड देन बाकी जो एंटिटीज होंगी इससे इसका रिलेशन सिंपली बनाऊंगी जैसा बनता आ रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटिंग एग्रीग्रेशन वियर स्कीमा, अगर स्कीमा के थ्रू बनाना है, the primary key to the aggregate relationship, the primary key to the associated entity set, descriptive attribute if exist। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इनका एग्रीग्रेशन का स्कीमा बनाना है तो हमारा मेन फोकस उनकी प्राइमरी कीज पे होता है, ये सारी चीज होती हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन तुमने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अ लार्ज डेटाबेस डिफाइंड एज अ सिंगल रिलेशन में रिजल्ट इन डेटा डुप्लीकेशन। तुमने अभी रिलेशनल मॉडल्स पढ़े थे जैसे टेबल जैसे होते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो मॉडल्स होते हैं जिनमें बहुत सारा डेटा यूज होता है, तो देयर आर चांसेस कि वहां पर डेटा डुप्लीकेसी हो सकती है। बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं जिनको मेंटेन और अपडेट करना इतना इजी नहीं होता, और बहुत सारा वेस्टेज होता है। इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब जो तुम्हें डेटा दे रखा है उसी को तुम चेक करोगे कि इसमें कोई रिडंडेंट तो नहीं है, कोई इनवैलिड डेटा तो नहीं है, एंड उसको सिंप्लीफाई एनालाइज करोगे एंड छोटे छोटे पार्ट्स में उनको ब्रेक करोगे, एंड एक प्रॉपर यूजफुल वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस मिलेंगे। सो टू हैंड देखो अब क्या होता है, डेटा बहुत सारा होता है, सो इसके लिए वी शुड एनालाइज एंड डीकंपोज द रिलेशन विद रिडंडेंट डेटा इनटू स्मॉलर सिंपलर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। हम क्या करेंगे, एक डेटा को डिकम्पोज कर देंगे इनटू स्मॉल छोटे छोटे रिलेशंस।
that are satisfy desirable properties. Normalization is the process of decomposing the relation into relation with fewer attributes. तो normalization का मतलब ही क्या है कि जो भी हमारे पास relation models है उनके relations को हम decompose कर रहे हैं into much fewer attributes. उसके बाद आता है normalization है क्या. तो normalization का सिंपल मतलब है कि ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं डेटाबेस में. So normalization is used to minimize the redundancy from a relation. Redundancy मतलब repetition. एक डेटा बार बार रिपीट ना हो तो उसको कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज होता है. नॉर्मलाइजेशन में हम बड़े बड़े टेबल्स को छोटे छोटे में डिवाइड कर देते हैं. टेबल्स पता है ना कहाँ से आया, कॉलम्स रोज टपल्स ये सब हमने पढ़ा हुआ है. नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या होती है हमें पता चल गया. अब नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या चीजें हम करते हैं. हम इंसर्शन करते हैं, डिलीशंस करते हैं और अपडेशंस करते हैं. ठीक है. देखो नॉर्मलाइजेशन करने की हमें जरूरत पड़ती क्यों है. जब हम इंसर्शन कर रहे होते हैं तो देयर आर टाइम्स कि डेटा इतना फुलफिल हो जाता है टेबल में कि वो ना इंसर्ट ही नहीं कर पाता. तो इस वजह से जैसे ये एक टेबल था जिसमें 5 ही रोज का स्पेस था. अब 5 रोज में सारा का सारा डेटा आ गया. अब इसमें मेरे को और डेटा डालना है पर जगह तो फुल हो गई है. तो इसीलिए मैंने एक नया इस टेबल को डिवाइड करा जिसमें अगेन 5 रोज डाले एंड देन उस डेटा को मैं अलग से डाल दूंगी, यहाँ पर अलग से ऐड कर दूंगी. तो अगर इंसर्शन कर रहे हैं कुछ तो उस वक्त जगह फुल हो गई है तो उसको हम बोलते हैं इंसर्शन एनोमली. ठीक है. एंड इस वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत होती है. मानो अब कभी ऐसे हो गया कि तुम डेटा में से बहुत बड़ा टेबल था, बहुत सारा डेटा था, उसमें से कुछ डिलीट कर रहे हो और अनइंटेंशनली तुमने वो डेटा डिलीट कर दिया जिसका काम ही नहीं था, सॉरी जिसका बहुत काम था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था और तुम नहीं चाहते थे वो डिलीट हो. तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए हम नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं कि अगर गलती से कुछ डिलीट भी हुआ तो पूरा डेटा लॉस नहीं होगा. और समटाइम्स ऐसा होता है कि तुम एक सिंगल डेटा को अपडेट करो लेकिन पूरा ही अपडेट हो गया. इसीलिए नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मलाइजेशन मतलब डेटा जो भी तुम्हारे पास टेबल्स हैं उनको तुम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो. अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, हम बोल सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी जिनकी वजह से नॉर्मलाइजेशन करा जाता है. इंसर्शन प्रॉब्लम कि स्पेस इतना है हो गया कि इंसर्ट ही नहीं कर पा रहे. डिलीशन डिलीशन प्रॉब्लम कि कुछ डिलीट करने वाले थे पूरा डेटा ही उड़ गया. और अपडेशन प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो हमेशा आता है क्योंकि वो पिछली बार भी आया था. ठीक है. कीज. कीज क्या होती हैं, मतलब ये ना ऐसा छोटा सा होता है बट तुम्हें पता नहीं चलेगा. 5 नंबर में तुमसे पूछेगा कंपोजिट की बताओ, ये की बताओ, वो की बताओ, है ना. ऐसे अलग अलग कीज के नाम पूछ ले तो तुम्हें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए. कीज क्या होता है, मैंने तुम्हें टेबल फॉर्म में बताया था कि प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है ना. टेबल फॉर्म में बताया था. तो आई गेस तुम्हें प्राइमरी की और फॉरेन की तो थोड़ी सी क्लियर होगी, नहीं होगी तो यहाँ पर अभी मैं डायग्राम में समझा दूंगी. एंड अलग अलग टाइप की कौन कौन सी कीज होती है हमारे पास, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की एंड कंपोजिट की. अब एक एक करके इन कीज को पढ़ते हैं. तो प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिक होती है प्राइमरी की, मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है तो प्राइमरी की और फॉरेन की मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही. ठीक है. तो सेव सम टाइम बाकी मैं तुम्हें बाकी की कीज पढ़ा देती हूँ. जैसे कैंडिडेट की, देखो कैंडिडेट की क्या होता है. कैंडिडेट की एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल. जो पूरे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है वो कैंडिडेट की होती है. यानी कि एट्रीब्यूट में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है वो कैंडिडेट की है. या फिर एक ऐसे एग्जांपल देख लो कि प्राइमरी की के अलावा जितने भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, कैंडिडेट की. तो प्राइमरी की के अलावा जितने भी सारे एट्रीब्यूट है वो क्या हो गए हमारे कैंडिडेट की. अब देखो ऐसे समझो, ये मेरे पास एट्रीब्यूट्स है, सारे एट्रीब्यूट्स है. एक एम्प्लॉय एंटिटी है जिसके ये सारे एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन. अब मेरे को ये बताओ एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक होगी ही होगी, इसको मैंने अपना प्राइमरी की डिफाइन कर लिया. एम्प्लॉय नेम यूनिक होगा. अगर कोई एम्प्लॉय है पंकज नाम का तो देर आर चांसेस की पंकज और भी नाम हो सकता है तो एम्प्लॉय नेम तो नहीं यूनिक होगा. एम्प्लॉय एड्रेस यूनिक होगा नहीं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. पासपोर्ट नंबर, अब क्या पासपोर्ट नंबर यूनिक होते हैं, हाँ होते हैं. लाइसेंस नंबर यूनिक होते हैं, हाँ होते हैं. एसएसएन नंबर यूनिक होता है,
यूनिक होता है। तो अब मैंने प्राइमरी की तो एक बना ली, पर ये सारी चीजें भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है ना, तो इनको मैं कैंडिडेट की बोलती हूँ। सो कैंडिडेट क्या होती है? प्राइमरी की के अलावा जितनी भी कीज है बाकी, जो एट्रीब्यूट्स के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है किसी चीज को, वो सारी कैंडिडेट कीज हो गई। अब सुपर की क्या होता है? सुपर की एक प्रॉपर एट्रीब्यूट का सेट होगा जो पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करा है। जैसे पूरा सेट जिसमें एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है, पासपोर्ट नंबर आ रहा है, ये सारी चीजें मिलकर हेल्प कर रही है। मतलब जितना भी एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से हम पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो सुपर की है। आई थिंक तुम्हें अब प्राइमरी की और जो तुम्हारे कैंडिडेट की है और फॉरेन की है और सुपर की है, इन सब कीज में डिफरेंस पता चल गया होगा। फॉरेन की मैंने पढ़ाई दी है, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही, ठीक है। अल्टरनेट की क्या होता है? देखो, अल्टरनेट की सिंपल सी बात है। मानो तुम्हारे पास ऐसे एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में तुम्हारे पास कैंडिडेट कीज होंगी। अब जब तुम क्या करोगे, जितनी भी तुम्हारे पास टोटल कैंडिडेट कीज है, उनमें से तुम्हारी जो प्राइमरी की थी, तुम उसको माइनस कर दोगे, तो जितनी भी बची हुई कीज हैं वो सारी अल्टरनेट कीज होती है, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ द अल्टरनेट कीज इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज माइनस द प्राइमरी कीज। तो टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट कीज निकालिए, तो जितनी भी तुम्हारे पास कैंडिडेट कीज बची जो हमने अभी पढ़ाया था, और उसमें से अगर प्राइमरी की को माइनस कर दो, तो इस तरीके से मैं अपने अल्टरनेट की को निकाल सकती हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ। अब मैं आगे पढ़ाती हूँ। कंपोजिट की, कंपोजिट मतलब कोई चीज मिल रही है ना, मिल रही है। तो वेन एवर अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, इट इज नोन एज कंपोजिट की। अब मानो तुम्हारी प्राइमरी की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब ये सारे ही यूनिक हैं और मिलके तुम्हारा प्राइमरी की बना रहे हैं, तो उसी को तुम कंपोजिट की बोलोगे। जैसे मैंने एक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए मुझे, तो एम्प्लॉय आईडी मेरे पास होगी, ये यूनिक है, तो ये हो गई प्राइमरी की। पर एक और चीज है जो उस एम्प्लॉय को यूनिक बना रही है, वो है कि उसको मैंने जो प्रोजेक्ट असाइन करा था उसकी प्रोजेक्ट आईडी, मतलब जो प्रोजेक्ट असाइन करा था उसकी भी प्रोजेक्ट आईडी यूनिक बना रही है ना। तो इस वजह से मेरी प्राइमरी की अब एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, या तो प्रोजेक्ट आईडी हो सकती है, या फिर एम्प्लॉयर का रोल हो सकता है। ये सारी चीजें यूनिक बना रही है। तो इन सबको मिला के मैं एक प्राइमरी की जैसी बना दूं, मतलब ये सारी मिलके मेरी एक प्राइमरी की एक्ट कर रही है, तो उसको मैं कंपोजिट की बोलती हूँ। आगे जाते हैं। देखो, यहाँ पर पढ़ लो डेफिनेशन। व्हेनेवर अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, इट इज नोन एज कंपोजिट की, ठीक है। कंपोजिट मतलब मिल रहे हैं बहुत सारी चीजें, तो जब प्राइमरी की जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं और उन सभी को एट्रीब्यूट्स को हम एक ही ट्रीट करते हैं, वो होता है हमारा क्या? कंपोजिट की। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, विच इज योर BNF, 1NF, 2NF, नॉर्मल फॉर्म। देखो, नॉर्मलाइजेशन करते वक्त हम अलग अलग स्टेजेस में नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस में नॉर्मलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले होता है तुम्हारा 1NF, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन। फिर होता है 2NF, फिर होता है 3NF, फिर होता है 4NF, उसका अलग नाम होता है, फिर होता है 5NF, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें मिलके हम एक नॉर्मलाइजेशन कर पाते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब डेटा को उसे रिडंडेंसी निकाल दी, बाकी चीजें निकाल के डेटा को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर पाते हैं। अभी ऊपर ऊपर से देखो कि 1NF में क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कोई ग्रुप आपस में रिपीट तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी। फिर 2NF में मैं देखती हूँ कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो नहीं हो रही। अभी ये सारे टर्म्स पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी वगैरह ये हम पढ़ेंगे। फिर ट्रांसेंडेंट डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, फिर मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, और फिर जॉइंट डिपेंडेंसी को भी रिमूव कर देते हैं। तो ये सारे टर्म्स अभी आई नो तुम्हें नहीं समझ आ रही होंगी, बट आई थिंक जो भी ग्रुप्स आपस में रिपीट कर रहे हैं उन्हें रिमूव करने वाली चीज तुम्हें समझ आ गई है। बाकी आई विल ट्राई कि मैं इन्हीं नोट से तुम्हें अच्छे से समझा दूं, वरना मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन मेरे को एक टेबल को सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले मैंने एक सिंपल पार्ट में डिवाइड करा, ब्रेक करना है सब ग्रुप्स में, देन एक अलग टेबल बनाया, देन एक अलग टेबल बनाया। अब उनको ब्रेक करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे। सबसे पहला होता है 1NF। सबसे पहले जो भी टेबल है उसमें हम 1NF करते हैं। 1NF में हम देखते हैं कि कोई भी
जो एलिमेंट है वो आपस में एक दूसरे मतलब वो रिपीट ना करा और हर कोई इंडिविजुअल हो। ठीक है, इसका डायग्राम से भी समझ आएगा। उसके बाद 2NF में क्या होता है, इसके डायग्राम लेट मी चेक है कि नहीं। ओके, टेबल है तो इससे क्लियर समझ आ जाएगा तुम्हें। 2NF क्या होता है, 2NF में हम निकालेंगे कि a relation will be in 2NF, कोई भी रिलेशन 2NF में कब है, if it is in 1NF। देखो कोई भी रिलेशन हमारा 1NF में तब होगा, मतलब 1NF तो स्टार्टिंग का स्टेज होता है। जैसे अ, हम अगर नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो हम पहले चेक करेंगे कि ये 1NF में है, 1NF में होगा तो फिर हम उसको 2NF में करेंगे, फिर 2NF में होगा फिर हम उसको 3NF में करेंगे, फिर 3NF में होगा फिर 4NF में करेंगे। ऐसे नॉर्मलाइजेशन करते रहेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते रहेंगे। सो रिलेशन 1NF में कब होगा, जब वो एटॉमिक वैल्यूज को कंटेन कर रहा है। ठीक है, 2NF अगर मैं बोलूं कि कोई 2NF में कब होगा कोई भी डेटा वगैरह, तो पहला तो जब वो 1NF में होगा उसके तभी हम उसको 2NF में कर सकते हैं, और उसमें कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए प्राइमरी की में। अभी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है ये सारे टर्म्स मैं समझाऊंगी अभी। ठीक है, आगे डायग्राम्स है उससे समझाऊंगी। सो अ रिलेशन विल बी इन 3NF। अब 3NF में क्या करने, अगर रिलेशन 3NF में कब होगा, जब पहली चीज वो 2NF में होगा और उसकी कोई ट्रांजिशन डिपेंडेंसी नहीं होगी। सो 2NF के लिए कौन सी चाहिए थी, कि कोई भी 2NF के लिए हमें क्या फैक्टर चाहिए कि देयर शुड बी नो फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। 2NF में चाहिए, सॉरी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। 2NF में चाहिए तो वी वांट कि वो 1NF में हो, एंड देन कोई भी की एट्रीब्यूट्स पूरे फंक्शनल डिपेंडेंट हो। ठीक है, उसके बाद 3NF, 3NF के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो 2NF में हो और कोई भी ट्रांजेक्शन डिपेंडेंसी नहीं हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन डिपेंडेंसी ना हो। फिर BCNF, BCNF 3NF को ही BCNF बोलते हैं, जिसका नाम होता है बॉयज स्क्वाड्स नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद 4NF के लिए हमें क्या चाहिए, कि BCNF में हो। एक रिलेशनशिप एक रिलेशन 4NF में कब होगा, जब वो BCNF में होगा और उसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब ये क्या है ये अभी समझ आ जाएगा। और 5NF के लिए वो 4NF में हो और कोई भी जॉइंट डिपेंडेंसी ना हो। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोलते रहोगे याद होता रहेगा। तो 1NF होगा, relation is in 1NF if it contains an atomic value। 2NF में हम क्या चाहते हैं, कि हमारे रिलेशंस के बीच में फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी हो और कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। उसके बाद 3NF में वी वांट कि कोई ट्रांजिशन डिपेंडेंसी ना हो। BCNF में बस ये है कि 3NF को BCNF बोलते हैं। 4NF में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो और 5NF में कोई भी जॉइंट डिपेंडेंसी ना हो। सो ये होती है नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मलाइजेशन करने में सबसे पहले आती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इफ अ रिलेशन कंटेन्स कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, इट वायलेट्स द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट कंटेन एनी कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्या तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ऐसा, देखो, तो अगर किसी रिलेशन के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब वो एट्रीब्यूट जिनकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने एक एट्रीब्यूट बना दिया यहाँ पर, देखो एक रिलेशन था स्टूडेंट। ठीक है, अब उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स फोन। ठीक है, अब मैं टेबल से समझाती हूँ। एट्रीब्यूट हो गया स्टूडेंट फोन, स्टूडेंट के फोन से पहचानेंगे। अब ये देखो क्या हुआ, वन नॉर्मल फॉर्म में अगर किसी को ब्रेक करना है, मैंने एक स्टूडेंट का नंबर बनाया, स्टूडेंट नेम बनाया, स्टूडेंट फोन बनाया, स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट कंट्री बनाई। स्टूडेंट नेम है राम और इसके दो फोन नंबर्स है। ठीक है, तो ऐसा ये जो होगा, ऐसे वाला टेबल अगर आएगा तो सबसे पहले हम इसको किस में लेके आएंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या हुआ, किसी भी जैसे एट्रीब्यूट की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। यहाँ पर दो वैल्यूज है, दो फोन नंबर है। अब तुम बोलोगे फोन नंबर तो हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, पर ये वन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो जब इसका इसका इस टेबल को नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर देंगे कि हमने सेम स्टूडेंट आईडी से, यूनिक आईडी से सेम नेम्स यूज करे,
बस फोन नंबर्स की जगह पर अलग अलग फोन नंबर्स डाल दिए और बाकी सारा डेटा सेम रहा। तो अब ये जो डेटा था ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। यानी कि क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो भी एट्रीब्यूट है अगर उसकी मल्टी वैल्यू है तो वो उस रूल को फॉलो नहीं करता। अब आते हैं, ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको अभी छोड़ दो। उसके बाद आता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अ रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आना पड़ेगा। एंड रिलेशन मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। अब 2NF में हम क्या करेंगे, a relation is in 2NF if it has no partial dependency। partial dependency नहीं होगी। partial dependency मतलब होता है if the proper subset of candidate key determines non prime attribute it is called partial dependency। यानी कि जो भी सबसेट होगा मेरा कैंडिडेट की का, उसमें कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा हो, ठीक है। आगे आता है, देखो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं 2NF का। सपोज मेरे को इस तरीके से एक टेबल दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम, कोर्स नंबर और कोर्स फी। ये मेरा टेबल बना है। अब मैं चेक करती हूँ क्या ये 1NF में है। हाँ, सारी वैल्यूज एटॉमिक की दिख रही है, ये 1NF में है। अब मुझे इसको किस में करना है कन्वर्ट, 2NF में। तो अगर इस टेबल को मुझे 2NF में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखो, क्या कोर्स फी अकेला डिसाइड हो सकता है बिना कोर्स का नंबर और स्टूडेंट के नंबर को जाने? नहीं। क्या कोर्स फी और स्टूडेंट नंबर आपस में डिसाइड हो सकता है बिना कोर्स का नंबर जाने? नहीं। क्या क्या कोर्स फी और कोर्स नंबर आपस में डिसाइड हो सकता है विदाउट स्टूडेंट नंबर जाने? यानी कि ये मेरा था। अब मेरे को पता नहीं है कि इसमें स्टूडेंट्स कितने एनरोल हो रहे हैं और कोर्स का नंबर क्या है, तो क्या मैं कोर्स फी का पता लगा सकती हूँ? नहीं। मुझे स्टूडेंट नंबर पता है लेकिन मुझे कोर्स नंबर नहीं पता, तो क्या मैं कोर्स फी का पता लगा सकती हूँ? नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपस में डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। अब देखो, पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब थोड़ी सी डिपेंडेंसी। अब वो टर्म कहाँ से आएगी, यहाँ पर देखो, देखो कोर्स फी जो है उसको, और अगर मैं कोर्स नंबर को साथ में मिला लूं तो क्या मैं पता कर सकती हूँ उसमें स्टूडेंट नंबर क्या है, कितने स्टूडेंट्स एनरोल कर रहा है? नहीं। तो कोर्स फी वुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब कोर्स फी को मैं कभी भी कुछ भी हो जाए अकेले पता कर ही नहीं सकती, है ना। तो कोर्स फी का पता लगाने के लिए हमेशा स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर साथ में होगा, है ना। तब जाके मैं कोर्स फी का पता लगा पाऊंगी। अगर मुझे पता है कि स्टूडेंट नंबर कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल करा और कोर्स कितने लिए उसने, तभी जाके मैं पता कर पाऊंगी कि टोटल कोर्स फी कितनी थी। तो कोर्स फी जो हुआ वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि उसको हम अकेले पता ही नहीं लगा सकते। उसको पता लगाने के लिए मेरे को कैंडिडेट की यानी स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोर्स नंबर और कोर्स फी की अगर बात करें तो कोर्स फी किस पे डिपेंड होगा, कोर्स के नंबर्स पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चला कि जो मैंने एक टेबल देखा। अब मैं डिपेंडेंसी चेक करती हूँ सेकंड एनएफ के लिए। जैसे कोर्स फी को मैं अकेला नहीं पता लगा सकती जब तक मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करा, है ना। लेकिन जो कोर्स फी है, कोर्स फी ये किस पे डिपेंडेंट है, कोर्स नंबर पे। कोर्स नंबर एक प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का। ये मेरा कैंडिडेट की बन गई, स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर की। कोर्स नंबर इसका प्रॉपर सबसेट है। और जो कोर्स फी है, क्योंकि मैं इसको अकेला नहीं पता लगा पा रही, ये मेरा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। समझ आ गया। 1NF के बाद हम देखते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को और इसको सबसेट्स ऑफ द कैंडिडेट्स को। तो अब हमने किन दो चीजों का पता लगाया, पहले तो मैंने अपनी प्रॉपर कैंडिडेट की का पता लगाया जिसके अंदर मेरा कोर्स नंबर और स्टूडेंट नंबर आ रहा है, और मेरी वो जो डिपेंडेंट की थी या फिर जिसको मैं प्रॉपर सबसेट था वो पता चल रहा है। तो ये दो चीजें पता चल रही है। अब इनसे मैं क्या करूंगी, देखो प्रॉपर सबसेट पता चल गया और कंपोजिट की पता चल गई। अब प्रॉपर सबसेट को
और जो मेरा कंपोजिट की था, इसमें से जो प्राइमरी की है, हम उन दो टेबल्स को एक साथ कर लेते हैं और दूसरे टेबल्स को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही है टेबल ब्रेक डाउन। अब हमने क्या करा, दो टेबल्स को सेपरेट कर लिया। एक हो गया स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही कोर्स फी बता पा रहे थे, राइट। तो इन दोनों को कैंडिडेट की बना दिया। अब इसमें से हमने प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करा कि ये हो गया मेरा प्राइमरी की। अब इस प्राइमरी की को जब मैं टेबल को ब्रेक करूंगी तो मैं कहीं और दूसरे टेबल के अंदर लेके चली जाऊंगी। एंड अब ये वाला प्राइमरी की मेरा इधर एक फॉरेन की तरह एक्ट करेगा। अब इस कोर्स नंबर से, क्योंकि ये कोर्स नंबर मेरा मिलाकर स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर है, तो इससे मुझे कोर्स फी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम 1NF और 2NF में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो 1NF भी समझ आ गया होगा, 2NF भी समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पर 2NF में हमारे पास दो टेबल्स आ गए। अब आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। So, a relation is said to be in third normal form if we did not have any transitive dependency. Transitive मतलब क्या होता है कि मानो एक एट्रीब्यूट है, एक्स और वाई के बीच ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, मतलब एक्स एक सुपर की है और वाई एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसको मैं ट्रांजिटिव की बोलती हूँ। सुपर की मैंने पढ़ाया हुआ है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं पढ़ाया। देखो, प्राइम एट्रीब्यूट अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्या होता है प्राइम एट्रीब्यूट? वही जो अकेला, लाइक जो अकेला कोई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो प्राइम एट्रीब्यूट होता है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सुपर की और प्राइम एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। अभी तुम्हें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म समझ आ गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझ आ गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में देखो क्या होता है, यही होता है। अब अगर मैं BCNF की बात करूं, अच्छा इन नोट्स के यहाँ पर डिटेल टेबल्स नहीं है, तो एक काम करूंगी, मैं ये बचा हुआ जो नॉर्मल फॉर्म है ना, इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, बट थोड़े टाइम में, 2-3 दिन में मैंने ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो मैं इतनी करवा दिया, एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म की इस नोट्स में ना प्रॉपर टेबल्स नहीं है, तो तुम्हें ढंग से समझ नहीं आ पाएगा जब तक तुम टेबल नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें बनाना पड़ता है। तो ये वाली वीडियोस मैं अलग से डाल दूंगी, तब तक के लिए तुम बस ये देखो। ठीक है, इसका बस एक छोटा सा पार्ट होगा जो इसी प्लेलिस्ट में होगा, सारे नॉर्मल फॉर्म्स का, वो मैं बना दूंगी। तब तक के लिए जस्ट लुक एट दिस, एंड ऑलमोस्ट तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो गया है। बस नॉर्मल फॉर्म्स वाला नॉर्मलाइजेशन बचा है, एंड दैट वन वाज इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आता है। कोई भी टेबल दिया जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करने को बोला जाएगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको करके आना, ओके, ध्यान से। बाकी आज तो नहीं बन पाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है। थोड़े दिन बाद, डिपेंड्स ऑन मेरे को याद रहा तो, मतलब याद तो नहीं बनाऊंगी तो मैं याद से नॉर्मल फॉर्म की एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए वही पुरानी वाले देखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।